ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा। जी हाँ, जीवन अगर हम यूं ही जिए जाते हैं तो कोई मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है दर्शकों जब हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आए, कुछ चुनौतियां हमारे सामने आए जिनका सामना हम करें। जीत की खुशी तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम चुनौतियों को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने हौसले को, अपने जज्बे को कायम रखते हैं। और ये हिम्मत जीने की तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसी सकारात्मक बातों को शामिल करते हैं। जी हाँ, और ऐसी ही बातें आपके जीवन में भी शामिल हो और आपकी सुबह भी सकारात्मक हो, इसलिए हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का सुविचार। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार। हमारे बीच आज मौजूद हैं इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब। आप संयुक्त सचिव हैं मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार। साथ ही साथ दर्शकों आपको मैं बताना चाहूँगी कि निदेशक हैं उर्दू निदेशालय के, साथ ही साथ इनके ऊपर कार्यभार राजभाषा विभाग के निदेशक के पद का भी है। तो चलिए मिलकर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। करीमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत धन्यवाद। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे जानेंगे, आपके कार्यक्षेत्र के बारे में भी आपसे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हम पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो ख़ास मेहमान हैं मुजफ्फरपुर के, बेसिकली मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो करीमी साहब, आपसे जानना चाहूँगे कि परिवार में आपके कौन कौन हैं और पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से और कैसे कैसे की, इसके विषय में हम चाहेंगे थोड़ा जिक्र करें आप। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को सलाम आदाब। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरपुर में औराई ब्लॉक है, औराई ब्लॉक में रामपुर गांव, तो रामपुर गांव से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी पैदाइश वहीं रामपुर में हुई और इब्तदाई तालीम, प्रारंभिक शिक्षा मदरसे से शुरू हुई। गांव में ही हमारे मदरसा है और वहीं से हमने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद तब हाई स्कूल में गए, औराई हाई स्कूल से फिर गांव में ही रहकर हमने इंटर किया और उसके बाद तब एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। तो पढ़ाई के दौरान आपको बता दें कि मदरसा में बड़ी उम्दा पढ़ाई हुआ करती थी और आज भी है वो पढ़ाई। लोग समझते हैं कि शायद मदरसे में पढ़ाई ना होती हो, लेकिन उस ज़माने में भी हम लोगों ने मदरसे से तालीम हासिल की और बेहतर तालीम हासिल की। वहाँ मैथ, इंग्लिश, साइंस सब पढ़ाई जाती है और उसी से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो गांव में रहकर, चाहे अगर सरकारी स्कूल हो या मदरसे हो या जो सुविधाएं हो, उसका पूरा पूरा लाभ अगर जो बच्चा उठाए तो उसको मिलता है। लेकिन इसमें रोल होता है माता पिता का, माँ बाप का। तो हमारे यहाँ का माहौल बेहतर था, पढ़ाई लिखाई का माहौल था, खेल का माहौल था। हम लोग जब मदरसे से आते तो खेलने के लिए पहले तो अपनी माँ से लिपट जाते। तो लिपटने का मतलब था कि माँ से इजाज़त मांगना कि अब हम खेलना चाहते। तो माँ समझ जाती, वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन सिर्फ इतना बोलती कि मेरा बेटा अफसर बनेगा। अब ये बात जब भी इस मदरसे से पढ़ कर के आते और माँ से लिपट जाते तो वो कुछ नहीं न इजाज़त देती, मुस्कुराती और कहती कि मेरा बेटा अफसर बनेगा। तो आकर के फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते। हम लोग के दोस्तों, हम उम्र बहुत थे वहाँ और उस वक्त गांव आबाद था और हर घर में 2-4 स्टूडेंट्स हम लोग की उम्र के रहते थे। सब लोग एक जगह खेल के मैदान में जमा हो जाते, फिर शाम तक खेलते और शाम होने के बाद फिर अपने अपने घर चले जाते। और उस वक्त ये बिजली, ये रोशनी नहीं थी, लेकिन लालटेन जलाकर उस वक्त हम लोग शाम में बैठ जाते चटाई बिछाकर आंगन में और सभी भाई बहन उस वक्त पढ़ाई शुरू कर देते और 9-10 जो जितना मुमकिन हो सकता हम लोग उस वक्त पढ़ाई करते। और वो बातें तो बहुत याद आती है बचपन की कि हम लोग सब भाई बहन बैठकर एक साथ पढ़ते थे, एक साथ झगड़ते थे और खेलते भी थे। बड़ा मज़ा था। वो उस गांव का अगर मंजर कशी की जाए, उस गांव का दृश्य
बताया जाए तो घंटों तो उसी में वक्त चला जाएगा। लेकिन बहुत सुहाना वक्त था और वो वक्त याद आता है। आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो खुशी नसीब नहीं है जो बचपन में गांव में और अपने साथियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ हुआ करता था। तो आगे फिर हम लोगों का दाखिला एलएस कॉलेज में हुआ और एलएस कॉलेज में आए और उसके बाद हमने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। तो कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी, उसी वक्त मेरा अपॉइंटमेंट खुदाबख्श लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के ओहदे पर हुआ। लेकिन हमारा मकसद तो कंपटीशन की तरफ था और मौका मिला। वहाँ कुछ दिन रहे, 9-10 महीना खुदाबख्श लाइब्रेरी में रहे। उसके बाद तब फिर मेरा बैंक में हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में। तो पंजाब नेशनल बैंक में गए, नई जिम्मेदारी मिली और तो वहाँ भी खिदमत करने का मौका मिला। खिदमत करने का जज्बा शुरू से था और वहाँ गरीबों के लिए लोन का स्कीम जो हुआ करता था IRDP, उसके तहत बहुत से रोज़गार दिए और बहुत से लोग कामयाब भी हुए। तो फिर बैंक में रहते हुए भी हमने तैयारी की और BPSC का एग्ज़ामिनेशन पास करके डिप्टी कलेक्टर में मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर वहाँ से BDO, CO और SDO रहे और यहाँ तक पहुँचे। जी, तो ये सफ़र की जो आपने शुरुआत की, आपने कहा मदरसे से आपने पढ़ाई की, उसके बाद मुजफ्फरपुर के ही कॉलेज में आपने दाखिला लिया। उसके बाद की जो कहानी है वो कुछ यूँ थी कि आपने मास्टर्स किया पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज में। साथ ही साथ मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगी, बहुत ही दिलचस्प बात है कि JNU में टॉप पोजीशन आपने एक्वायर किया फेलोशिप में, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। हाँ, तो उस वक्त ये था, हमको जाना चाहिए था वहीं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नौकरी की तलाश थी। लोगों ने मशवरा दिया कि खुदाबख्श लाइब्रेरी में नौकरी हो गई है तो लोग नौकरी को नहीं छोड़ता है। उस वक्त घर को ज़रूरत थी नौकरी की, तो हमने उसको अपने माली इसको देखते हुए और नौकरी को तरजीह दी और नौकरी ज्वाइन कर लिया। तो पढ़ने का मौका यहाँ भी मिला, मगर शायद अगर हम वहाँ जाते तो इससे बेहतर भी हो सकता था, क्योंकि JNU का माहौल कम्पिटिटिव माहौल है और वहाँ से लोग अच्छे कंपटीशन में आते हैं। तो उस मौके को हम नहीं इसका इस्तेमाल कर सके और यहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। जी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है करीमी साहब कि आपके लिए जब खुदा ने या भगवान ने कुछ बेहतर रखा होता है तब आपके पास वो चीज़ नहीं मिलती जो आप उस वक्त चाहते हैं, लेकिन उससे बेहतर चीज़ें जो है आपका आगे इंतज़ार कर रही होती हैं। आज आप जिस पद पे हैं, इसके पहले की मैं बात करूं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं तो आपने जैसा बताया कि डिप्टी कलेक्टर आपने बतौर ज्वाइन किया BPSC को पास करने के बाद। उसके बाद कई जगह आप BDO रहे, जैसे जाले, जंदाहा, बिहार शरीफ में, मनेर शरीफ, बेगूसराय में, कई जगह आपने अपना योगदान दिया। तो अनुभव की बात की जाए, उस वक्त आप एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए, आप प्रशासनिक सेवा में नए नए हैं आप, और उस वक्त आपका क्या अनुभव रहा? कुछ हम चाहेंगे कुछ रोचक अनुभव आप हमसे साझा करें। जी, ये जो है बड़ी अच्छी बात है और रोचक अनुभव के बारे में। तो इस नौकरी में तो हमेशा चैलेंजेस है और चैलेंज को कबूल करने में अच्छा लगता है, कुछ बेहतर करने में अच्छा लगता है। और एज ए BDO, SDO बड़ा काम आदमी करता है तो कुछ ऐसा काम करता है जो वहाँ बहुत सारी भलाई के काम लोगों के लिए है। और ज़मीनी सतह पर अगर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम है तो वो ब्लॉक है। तो ब्लॉक में बहुत मौका मिला और लोगों तक हम लोग पहुँचे। जैसे लोगों को स्कीम की जानकारी नहीं होती है, जो गरीब हैं उन तक राशन कार्ड कैसे पहुँचे, उन पर का BPL कार्ड कैसे पहुँचे और उनको सरकार की स्कीम से कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। और साथ ही उनमें जो वृद्धा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है, लोग इंदिरा आवास है, इस सब के लिए लोग परेशान रहते हैं या ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं। तो इसमें हमने कुछ तब्दीली लाई और सारा सामान और सारा एप्लीकेशन हम अपनी गाड़ी में रखते थे, अपने स्टाफ के साथ रखते थे। और जब कभी इलाके में जाते और गांव का दौरा करते तो गांव के लोगों के बीच बैठ करके
खुद वहाँ फॉर्म भरवाते, लोगों को जानकारी देते, उनको एजुकेट करते और इस तरीके से गरीब समझते कि हाँ ये हमारे लिए अपना ऑफिसर आया है, तो हम उन तक पहुंचकर उनके दुख दर्द में शामिल होते, तो हमको ये अच्छा लगता और उन तक पहुंचते। जब एसडीओ थे तो उस वक्त ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन, विधवा पेंशन का बहुत पेंडिंग मामला चल रहा था। हमने एक हफ्ते में तहरीक चला करके, कैंप चला करके एक हफ्ते में 13,000 लोगों का एप्लीकेशन मंजूर किया। तो ये बड़ा काम था और इससे बड़ी संतुष्टि हुई। जब कभी भी ऐसे ज़रूरतमंदों के काम आते हैं तो लगता है कि हम कुछ काम कर पाए या लोगों के काम आए। तो हमेशा ये कोशिश रहनी चाहिए और अच्छी सोच रहनी चाहिए। तो आपको हम ये बता दें, पढ़ाई की तरफ फिर हम आपको ले चलते हैं कि पढ़ाई के ज़माने में और इतनी आर्थिक स्थिति कह लीजिए कि वो इतनी बेहतर नहीं होती है और बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो उन बच्चों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा हो और हिम्मत हो तो कोई आर्थिक रुकावट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो शर्त है, मेहनत शर्त है और हिम्मत उसके लिए होनी चाहिए। संघर्ष का रास्ता अगर विद्यार्थी चुने तो कोई बाधाएं नहीं है। कोई तरह की बात ये नहीं समझनी चाहिए कि हमारे गार्जियन के पास अगर पैसा नहीं है तो हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, या वही पढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं कि जिनके पास पैसा हो। तो जिनके पास हिम्मत हो और मेहनत करने का जज्बा है वही सबसे आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कोई भी रुकावटें आपका रास्ता तब तक बहुत रोक नहीं पाती, बहुत छोटी पड़ जाती हैं मुश्किलें, जब आपके मन में हौसला हो, जज्बा हो आगे बढ़ने का। दर्शकों, कई और ऐसी बातें हैं जो हम अपने ख़ास मेहमान से आज के करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे कि बहुत छोटे से अंतराल के लिए। हम फ़ौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और हौसला बुलंद हो और मन में इच्छा शक्ति हो कि अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिएगा। और हमारे ख़ास मेहमान जो हमारे बीच आज मौजूद हैं वो कुछ ऐसी ही बातें हमसे साझा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को उनके हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। करीमी साहब, इसके आगे की जो जर्नी है आपकी, जब आपने बतौर BDO ज्वाइन किया और कई जगहों पे अपना योगदान दिया, उसके बाद आपने बतौर SDO पुपरी में यानी कि सीतामढ़ी में ज्वाइन किया, उसके बाद DRDA कटिहार में आप निदेशक के तौर पे भी आपने योगदान दिया। इसके विषय में हम चाहेंगे बताएं आप। जी, जब SDO थे तो सब डिवीज़न की जिम्मेदारी थी, फिर जब डायरेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया तो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी हो गई। तो जो काम हम लोग ब्लॉक लेवल पर और सब डिवीज़न लेवल पर करते थे, अब वो काम पूरे ज़िले के तौर पर करने लगे। तो लोगों अगर काम करने का जज्बा हो तो हर वक्त काम है, और सरकारी सेवा में है तो अगर इसको खिदमत करके किया, खिदमत समझ के किया, सेवा भाव से किया, तो लोग बड़ी इज्जत करते हैं और आत्मसंतुष्टि होती है, बेहतर मालूम होता है। तो वहाँ 2 साल रहने का मौका मिला और वहाँ के गांव घूमने का मौका मिला, वहाँ के लोगों को समझने का मौका मिला। तो हमने वहाँ एक तो अपने जो सरकारी मंसूबे होते हैं उसको पूरा करने की कोशिश की, गरीबों तक उनके मंसूबों को पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी और कलेक्टर से मिलकर उस काम को आगे बढ़ाया। तो उसमें बेहतरी, स्कूल में बेहतरी लाने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और 15 दिनों पर अचानक सारे स्कूल का इंस्पेक्शन क्या करते थे कि वहाँ सफाई का क्या परसेंटेज है, वहाँ की पढ़ाई का क्या महत्व है। तो इससे एक तब्दीली आई, एक तजर्बा आया कि अगर निगरानी की जाए और सेवा भाव से किया जाए तो सरकारी कामों को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जी, इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और आज आपकी जो आप जो करंट पोजीशन होल्डर हैं, आप आज के मतलब आज आप जिस पोजीशन को होल्ड करते हैं, बतौर आप निदेशक उर्दू निदेशालय में, साथ ही साथ राजभाषा विभाग में भी बतौर निदेशक कार्य कर रहे हैं। तो आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगी करीमी साहब कि
उर्दू और हिंदी इन दोनों भाषाओं को लेकर राजभाषा में कैसे कार्य होता है, क्या कार्य होता है? तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और यही काम हम कर रहे हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है और ये मातृभाषा है, उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है और उर्दू ज़बान हमारी मातृभाषा है, मादरी ज़बान है। तो ये दोनों ज़बान हकीकत में एक ही ज़बान है, ये दोनों की पैदाइश भी एक ही है। मुख्तलिफ़ ज़बानों के मिलने वाले जब हिंदुस्तान में आए और उनके मेल जोल से ज़ुबान जो पैदा हुई वही उर्दू ज़बान कहलाई, वही पहले हिंदुस्तानी कहलाई, हिंदवी कहलाई, रेख्ता कहलाई और सफ़र करते हुए फिर ये हिंदी और उर्दू हो गई। तो बोलने तक हम और आप जो बात कर रहे हैं यही हिंदी है और यही उर्दू है, इसमें कोई फ़र्क नहीं कर सकते, कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिपि का अंतर है, जब हम दाहिने से लिखते हैं तो उसे उर्दू कहते हैं और जब बाएं से लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उसको हिंदी कहते हैं। तो दोनों ज़ुबानें बहनें हैं और दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है, दोनों का ग्रामर एक है, दोनों की भाषा एक है, दोनों के नगमे एक है। आज गज़लें हर घर में शौक़ से सुनी जाती है, सभी घर में इसके कैसेट्स हैं। तो फिल्मों ने इस दोनों ज़बान को बहुत आगे बढ़ाया और इस दोनों ज़बान ने भी फिल्मों को बड़ी तरक्की दी। इस दोनों ज़बान में इतना लिटरेचर है, इतना साहित्य है कि आज ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अहम ज़बानों में से एक ज़बान है। और हिंदी संपर्क भाषा के तौर पर या उर्दू को ही ले लीजिए तो ये छठे स्थान पर पूरे विश्व में है। तो आप पूरी दुनिया में चले जाइए, अगर आप हिंदी या उर्दू में बात करते हैं तो आप भूखे नहीं रह सकते, आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती। आप सऊदी अरब में चले जाइए, गल्फ़ में चले जाइए तो वहाँ उर्दू वाले मिल जाएंगे आसानी से, बहुत आसानी हो जाती है। तो इस दोनों ज़बान ने तो हिंदुस्तान की तहज़ीब को बहुत मुतासिर किया है और यहाँ के बल्कि अखलाक व सीरत की तामीर में हम कह सकते हैं कि मुआशरत की रख रखाव में इस दोनों ज़बान ने बहुत प्रभावित किया है, बहुत मुतासिर किया है और इस ज़बानों का बहुत असर है। बल्कि ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान तो गंगा जमुनी तहज़ीब की अलामत है और ये पूरी तहज़ीब है। तो आप अभी जिस तरह से शुरुआत किया, जिस तरह से आगाज़ किया और जिस शेर को आपने पढ़ा वही उर्दू है और वही हिंदी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और बल्कि हिंदी के लोग भी यही कहते हैं कि जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई हिंदी हमारी खूबसूरत हो गई। क्या तो, बात? तो उर्दू जो है वो हिंदी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जब और जितने हिंदी तरक्की करेगी उर्दू ज़ुबान का भी उतना ही विकास होगा। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। जी, ये तो बात हुई भाषा की, भाषा। उर्दू भाषा और हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। करीमी साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी साहित्य की। जब हम बात करते हैं, साहित्य एक ऐसी धरोहर है जो शुरुआत से लेकर आज तक अगर हम देखें तो वाकई बहुत ही सुदृढ़ रही है हमारी विरासत इस मामले में कि हमारी साहित्य जो है शुरुआत से लेकर आज तक इतनी लंबी कलेक्शंस है बुक्स की, प्रोज़ की या वर्सेस की हम बात करते हैं अगर मैं हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य की बात करूं, राजभाषा इन दोनों की बेहतरी के लिए, विकास के लिए क्या कुछ कार्य कर रहा है, इसके विषय में जानना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कि ये भाषा समृद्ध भाषा है जी। और इसमें इतना साहित्य है, इतना ज़ख़ीरा जमा है अदब का कि दुनिया के वैश्विक साहित्य में इसका स्थान बहुत ही ऊंचा है। चाहे वो हिंदी साहित्य को ले लीजिए और उर्दू साहित्य को ले लीजिए, गालिब की कलाम को ले लीजिए, गालिब का के जो अशार है वही काफ़ी है उर्दू ज़ुबान की अहमियत को बताने के लिए, उसकी भाषा और उसके साहित्य के अहमियत को जतलाने के लिए। उसी तरह से हिंदी साहित्य में आप तुलसी, कबीर, दास सबको ले लीजिए तो इनकी जो रचनाएं हैं वही काफ़ी है पूरे साहित्य, पूरे विश्व में। तो तुलसीदास का रामचरितमानस से कौन अवगत नहीं है।
अगर एक यही साहित्य को ले लिया जाए जो घर घर में है, इसको पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं और बहुत आदर और सम्मान से रखे जाते हैं, तो एक यही साहित्य को, रामचरितमानस को ही अगर ले लिया जाए तो हिंदी साहित्य की महत्व को बतलाने के लिए काफ़ी है। उसी तरह से गालिब, इकबाल, फैज़, फराग गोरखपुरी, राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद को ले लीजिए। अब प्रेमचंद हिंदी के भी हैं लेखक और उर्दू के भी लेखक हैं। बुनियादी तौर पर तो उन्होंने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया, सोज़े वतन लिखा और उसके अफसाने, और जब उनका शाहकार नावल गोदान आया तो ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है, इसके तर्जमे हो चुके हैं, बल्कि दुनिया की तमाम ज़बानों में इसका तर्जमा हो चुका है प्रेमचंद के अफसानों का, नावलों का। और ख़ास तौर से गोदान की बात की जाए तो गांव के जो हालात हैं, जो मंजर कशी है, जो अंदाज़ है, आप देख लीजिए कि वो साहित्य का अद्भुत नमूना है जी। इसी तरह से गालिब की शायरी अद्भुत है। सभी, चाहे अगर वो ना भी समझते हो, अगर उसके शब्द कुछ भारी हो जाए, लेकिन उसमें जो मौसीकियत और नगमगी है तो सभी उस पर सर धुनते हैं। तो उर्दू और हिंदी ज़बान ने मिलकर इस हिंदुस्तान को बड़ी खूबसूरती अता की है, बड़ा हुस्न अता किया है और सभी इस दोनों ज़बान के कायल हैं। बिल्कुल, वाकई बहुत सही बात कही आपने। हमारे भारतवासी दोनों ही भाषाओं पर बहुत ही गर्व करते हैं, क्योंकि जो विरासत रही है, जो परंपरा रही है, इसके विषय में हम बात करेंगे। बस एक छोटा सा अंतराल और हम फ़ौरन हाजिर होंगे, फिर बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बिहार बिहान और हमारे ख़ास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, जिनसे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो भाषा और साहित्य की परंपरा है, जो विरासत है, उसको हम कैसे सहेज कर आगे ले जाएं। और जाहिर सी बात है करीमी साहब के जो परंपरा और विरासत है हमारी, उसको हमारे युवा, जो देश की युवा पीढ़ी है, वही आगे ले जाएगी। तो उनके ध्यान आकर्षण के लिए, उनका रुझान इस पर ज़्यादा हो, उनका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य और भाषा की ओर हो, इसको लेकर राजभाषा विभाग क्या कुछ करता है, क्या योजनाएं हैं जी आपके पास? राजभाषा, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो हमारी राजभाषा है हिंदी और दूसरी राजभाषा उर्दू, तो इसके विकास के लिए ही काम करना इस डिपार्टमेंट का काम है और इसके लिए हम युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। आज का ज़माना टेक्निकल ज़माना है, लोग तकनीक की तरफ, साइंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक कमी तो ये पाई जाती है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश ही हो, कि साहित्य की तरफ बच्चे कम जाते हैं और गार्जियन, पेरेंट्स भी, जो माता पिता हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और साइंटिस्ट बने। ये सोच बड़ी अच्छी है और हमें विज्ञान में, साइंस में आगे आना चाहिए, लेकिन अपने साहित्य से दूरी बनाएंगे तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है, इस पर इसका उल्टा असर पड़ रहा है। आज ज़्यादातर परिवार किसी न किसी दुख में और दर्द में मुब्तला हैं और वो उनका दर्द ये होता है कि बच्चे हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं या हमारे आज्ञाकारी नहीं हैं। तो उसकी वजह यही है कि साहित्य से दूरी है। पहले नानी दादी कहानियाँ सुनाती थी, आज वो कम हो गया है और बच्चे मोबाइल में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। घर वाले भी सब मोबाइल में मुब्तला है। तो जब मुब्तला रहेंगे तो आप साहित्य की बात कैसे करेंगे? तो ज़रूरत इस बात की है कि बचपन से आदत डाली जाए बच्चों में पढ़ने की, और जो अच्छा सेहतमंद साहित्य हो वो उनको दिया जाए। जैसे चंपक है, बालहंस है, नंदन है, उमंग है, उर्दू दुनिया है, बच्चों की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, ये सब बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो हम लोग उनको आकर्षित करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हम हर कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को इनवाइट करते हैं और वहाँ से वो स्टूडेंट्स भेजते हैं। हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, सिंपोजियम होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें वहाँ के स्टूडेंट्स हर प्रोग्राम में, चाहे वो उर्दू का प्रोग्राम हो, हिंदी का प्रोग्राम हो, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से स्टूडेंट्स का आना ज़रूरी है।
उन बच्चों को हम सर्टिफिकेट भी देते हैं और उसको प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। तो हमारे प्रोग्राम से वो जुड़ रहे हैं और उनके माता पिता भी देखने आते हैं कि उनके बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, तो वो भी उससे जुड़ते हैं। और साथ ही साथ उनको हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं तो उसके अवसर के अनुसार, उस मौके के मुताबिक हम उनको किताब भी फराहम करते हैं फ्री। सारे गार्जियंस को, सारे बच्चों को हम पुस्तक देते हैं। चाहे अगर दिनकर पर प्रोग्राम है तो उर्वशी बांटते हैं, अगर प्रेमचंद पर प्रोग्राम करते हैं तो गोदान और दूसरे जो उनकी कहानियों का मजमूआ है वो तक देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने घर में भी अपने बच्चों को अच्छे साहित्य से अवगत कराएं और अच्छी किताबें ला करके दें और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कहें। अगर हमारे ये बच्चे में बेदारी आ गई और वो उन्होंने संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार कर लिया तो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि मेहनत करने पर उनको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि मेहनत ही कामयाबी का मुकद्दर है, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। तो मेहनत करना पड़ेगा। हम तो स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थी के लिए अखबार के ज़रिए से भी कहते रहते हैं, उनको रोज़गार के जो मौके आते हैं उनको उनसे वाकफियत कराते हैं, वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं। विद्यार्थी हमारे पास भी आते हैं, हमसे मशवरा लेते हैं कि हम उनको कह सकते हैं कि बहर तमन्ना में डूबकर उभरना सीखो, बहर तमन्ना में डूबकर उभरना सीखो, दश्त पुरखार में बेखौफ गुजरना सीखो। क्या बात है। दश्त पुरखार में बेखौफ गुजरना सीखो, शाख गुल की तरह कटकट के संवरना सीखो, शाख गुल की तरह कटकट के संवरना सीखो, ठोकरे खाओ गिरो गिर के संभलना सीखो। तो ये पैगाम तमाम विद्यार्थी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट कामयाबी का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने शायरी के ज़रिए। वाकई एक बड़ी अच्छी बात आपने कही और उससे मुझे बहुत कुछ याद भी आया करीमी साहब, जब आपने बचपन की बात कही, बच्चों की बात कही, उनकी पत्रिकाओं की बात कही, आपने नंदन का जिक्र किया, चंपक, बालहंस जो पत्रिकाएँ आती हैं उनका जिक्र किया, जो किताबें जिनमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जिसमें प्रेरणादायक कहानियाँ कई सारी होती हैं। और उनमें ये भी होता है कि अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं, वो कुछ कहानी ऐसी जो कहानीकार हैं जिनमें ये क्वालिटी है, जिनमें ये गुण है, तो वो अपनी कहानियां वहां तक भेजते भी हैं और उनकी कहानियां जो बच्चे वही पढ़ते पढ़ते जब शौक पैदा हो जाए तो वो कुछ लिखना चाहता है और उसकी अगर एक कहानी छप गई, एक क्विज में उसने ही इनाम पा लिया, तो फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमें घरों में माहौल तो बनाना होगा। घरों में हम ऐसे पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एक चंपक, एक नंदन लाना घर में समझते हैं कि बोझ है, एक उमंग, साइंस की दुनिया, ये सब ला करके बच्चों को देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। उसमें शौक और जज्बा जागेगा, वो अच्छा इंसान भी बनेगा साथ ही साथ, तो और पढ़ाई में भी आगे आएगा। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग उनको मोबाइल से तो ज़रूर दूर रखें और ये टीवी प्रोग्राम्स से हाँ जितना ज़रूरी हो उतना ही तक महदूद रहें। लिखने का शौक़ आपको है करीमी साहब, बच्चों को लेकर ख़ासकर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, तो अपनी इस रुचि के बारे में हमें बताइए। हाँ, लिखने का शौक़ है और पढ़ाई लिखाई से हमेशा, चाहे जिस नौकरी में भी रहे आदमी, उसको हमेशा पढ़ते लिखते रहना चाहिए। और आपको बताया कि अभी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, मशवरा लेते हैं, हम बच्चों के लिए लिखते हैं। तो और एक भतीजी है मेरी सारा, वो 7-8 साल की है, तो उसको हम ये चंपक और ये नंदन और अपने से वो मेरे पास आती है, हम उसको कहानी सुनाते हैं। और तो बच्चों में शौक़ पैदा करना ज़रूरी है और ये शौक़ हमें अपनी वालदा, अपनी माँ से मिला, जो माँ हमारी 6 सितंबर को इस दुनिया से चल बसी, अब हमारे पास नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत दे। उन्हीं की देन है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं और उनके हौसले से, और उन्होंने हमें बढ़ाने की कोशिश की,
बताने की कोशिश की, इंसान बनाने की कोशिश की। हम जो भी हैं अपनी वालदा की बदौलत हैं। तो अब बच्चों, इसलिए बच्चों पर हमारी ख़ास तवज्जो रहती है। बच्चों की ये देखिए एक राजभाषा है, तो ये राजभाषा पत्रिका है, ये हमारे इदारत में निकलती है राजभाषा से। देखिए इस पर तस्वीर बच्चियों की है, आप देख रहे हैं ये बच्चियां कामयाबी की खुशी मना रही हैं। अभी जो सीबीएसई का रिजल्ट आया तो उसमें बच्चियों ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की बच्चों के बनिस्बत। तो हमने इसको कवर पेज पर लिया और इसमें ये पैगाम दिया कि मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो बच्चियों ने मेहनत की, सीबीएसई में टॉप किया, आगे बढ़े। तो ये खुशियाँ मनाती बच्चियाँ हमें ये पैगाम देती हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग राजभाषा द्वितीय उर्दू की तरफ से ये मैगज़ीन निकालते हैं, भाषा संगम। ये बहुत मयारी मैगज़ीन है और बल्कि इंटरनेशनल लेवल की मैगज़ीन है। अभी इसमें हमने यहाँ के मशहूर शायर कलीम आजिज़ का नाम सुना होगा, उन्हीं पर यह ख़ास नंबर विशेषांक है, कलीम आजिज़ पर। इसी तरीके से और भी महफिल अफसाना है, शेरी महफिल है, माटी का घर है। उसके अलावा हमने तर्जमा किया, वक्फ एक्ट का उर्दू में तर्जमा किया और लोगों तक पहुंचाया, वक्फ में भी थे। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी न किसी बहाने विद्यार्थी से जुड़े रहते हैं और विद्यार्थी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम उन तक पहुंचे और उनको पैगाम देते रहें। और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि बच्चों में ऐसा जज्बा हो कि वो उसमें वतनियत भी पैदा हो, कौमियत भी पैदा हो और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए हर वो जज्बा उसमें पैदा हो जाए। ये नहीं सोचे कि उसके पास अगर साधन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। वो मेहनत करे तो वो तमाम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और बच्चों को जहाँ तक है वतन परस्ती, मोहब्बत, इसकी तरफ आगे लाना चाहिए। उनके अंदर ऐसा जज्बा हो कि वो कह उठे कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। क्या बात है। तो इस तरीके से बच्चों में ये जज्बा पैदा करना भी ज़रूरी है। अभी आप कल 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश है, जन्मदिन है। उस पर हम पूरे हिंदुस्तान में एकता दिवस मनाते हैं। तो एकता दिवस का भी यही पैगाम है कि हम सब एक हैं और अपने वतन के लिए एक है, अपने वतन के निगरां हैं और अपने नौजवानों पर हमारे उम्मीद भरी नज़रें हैं कि हमारे ये नौजवान हर मैदान में ऊंचाएंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे। क्या बात है, वाकई बहुत सही बात कही आपने कि जो भारत की खासियत रही है विश्व भर में, एक अनूठी खासियत रही है कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यकीन करते हैं, अनेकता में एकता में यकीन करते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी करीमी साहब, इतनी सारी किताबें हैं और भी कई सारी ऐसी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, लेखन से आपका विशेष लगाव रहा है, लेकिन कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी पत्रिका जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने लिखी हो, वो आप अपने दिल के बहुत करीब मानते हो, किसका जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, तो ये इस महफिल अफसाना है, तो इसमें अफसाने, कई अफसाने हैं। अब तो पहले तो हम लोग कहानियों की बात की, तो कहानियों से ख़ास लगाव है और कहानी पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते रहते हैं। जो कहानियाँ छपती हैं, ख़ास तौर से हम प्रेमचंद से मुतासिर होकर, उनसे प्रभावित होकर के लिखना शुरू किया। तो इसी तरीके से महफिल अफसाना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम जो भाषा संगम अभी जो निकाला है वो ख़ास तौर से कलीम आजिज़ नंबर है, वो बहुत बेहतर है, बहुत ही खूबसूरत है और बड़ी तारीफ़ हुई है, इसकी बड़ी पजीराई हुई है। हम तमाम लोगों से ये कहना चाहेंगे, तमाम विद्यार्थी से, कि आप लिखिए, आगे आइए। आपके लिए हम राजभाषा में आपके तमाम बातों को इसमें लाएंगे, आपकी कविताएं, आपके लेख इसमें छापेंगे और साथ ही साथ हम आपको पुरस्कृत भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी की चंद बातें बताई और
लेकिन ये सभी हम जो भी हैं अपनी माँ की बदौलत है। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे अभी करने वाली थी कि इतना कुछ आपने किया है, इतना लंबा अनुभव आपका रहा है करीमी साहब। ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसे हम तमाम जो अपनी जो भी हमने अचीव किया है जीवन में, वो हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। आप किन का नाम लेना चाहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि मेरी माँ है जिसने हमको यहाँ तक बढ़ाया। साथ ही हमारे बड़े भाई थे जिन्होंने घर को अपने वालिद के इंतकाल के बाद घर को संभाला। वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने घर को सजाने संवारने में बड़ा अहम रोल अदा किया और हम लोगों को पढ़ाने की कोशिश की। हम सभी भाई बहन अभी कामयाब हैं और सभी पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर हैं। इसी तरीके से हर माँ, और माँ के बारे में क्या कहना, तो माँ की जो भी है माँ की बदौलत है। और माँ की याद आती है कि गुज़श्ता 6 सितंबर को हम लोगों से रुखसत हो गई, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। अभी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि अगर बच्चे को प्यार से पढ़ाया जाए, उसे समझाया जाए और ये साहित्य से उसको जोड़ा जाए, उनको कहानियाँ सुनाई जाए, उनके हाथ में अच्छी अच्छी किताबें दी जाएं, पाकीज़ा किताबें दी जाएं, तो अच्छा बन सकते हैं, बहुत बेहतर बन सकते हैं। और वो बच्चे सोच सकते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है। उनको उनके दिल में ये जज्बा पैदा होना चाहिए। आखिर में हम ये भी कहेंगे कि कदम सूए मंजिल बढ़ाते चलो, कदम सूए मंजिल बढ़ाते चलो, मोहब्बत के नगमे सुनाते चलो, दिलों से कदूरत मिटाते चलो, हर एक गाम शम्मे जलाते चलो। ये देश अपना है, सभी अपने भाई, सबों को गले से लगाते चलो। तो ये जज्बा, एकता का जज्बा जब पैदा होगा तो ये दिल से आवाज़ निकलेगी कि हम सभी अपने हैं, हम ही सबको पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है। क्या बात कही आपने, वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश जो आपने दिया अभी, इस छोटी सी जो पंक्तियाँ आपने अभी सुनाई उसके माध्यम से, कि अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते चलिए। आपको कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती, कोई बाधाएं नहीं रोक सकती है। कदम सूए मंजिल बढ़ाते चलो, मोहब्बत के नगमे सुनाते चलो, तो एक कामयाबी मिलेगी। वाकई सुबह आपसे बातचीत करके, आज इतने ख़ास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं और बातचीत करके जो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर जो आती है, जो जागती है, वाकई हमें कुछ नया करने का एक जज्बा देती है, एक नई ऊर्जा हमारे अंदर आती है। करीमी साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी पॉजिटिव बातें की कि वाकई हमारी सुबह जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर गई। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी शुक्रिया और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये बात हुई हमारे आज के ख़ास मेहमान के साथ, और कुछ बात ऐसी ज़रूर होती है हर किसी में जो हमें कुछ नया सीखने की प्रेरणा देती है। खैर, ये तो बात हुई आज के हमारे मेहमान की, और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हम आपको आज का कार्यक्रम दिखाते हैं, बताते हैं, बहुत कुछ मनोरंजन और ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम चाहते हैं कि आप भी अपने फीडबैक जो है वो हम तक पहुँचाते रहिए। इसीलिए फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता है बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव निरंतर हम तक पहुंचाते रहिए, इससे हमें कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलती है। खबरों का सिलसिला दिन भर डीडी बिहार पर चलता रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका लुत्फ आप उठा सकते हैं। आपको बता दूं मैं कि ठीक 9:30 बजे यानी कि बिहार बिहान के बाद आप देख सकते हैं माटी की गूंज, और शीर्षक है आज का छठ गीत। कल से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, तो छठ गीत का लुत्फ आप ले सकते हैं। साथ ही साथ 11:05 पर कार्यक्रम कृषि दर्शन आप देख सकते हैं, जो कि हमारे खास किसान भाइयों के लिए है। आज के बिहार बिहान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन छोड़े जाती हूँ आपको बहुत ही प्यारे से भजन के साथ, जिसका नाम है वैष्णव जनतो। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।